हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज का सेशन जो लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एक प्रीवियस ईयर ही सेशन है, ठीक है। और क्या है इस प्रीवियस ईयर सेशन में, इसमें है भाई जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 12, एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में जो भी क्वेश्चन आए थे क्वांट के वो भी थे 12। और 12 दोनों को आज मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा, जो कि क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 24। ठीक है। प्रीवियस ईयर जो भी पेपर आए थे 2018 का पेपर है भाई। और प्रीवियस ईयर में 12 क्वेश्चन आए थे सिविल के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव में, और 12 ही आए थे इलेक्ट्रिकल में। उनकी पूरी की पूरी एनालिसिस और आज पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं इन क्वेश्चनों का, ठीक है भाई। तो चलिए देरी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। 24 क्वेश्चन है आज, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। और जैसा प्यार बना रखा है आपने वैसा ही प्यार बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को, ताकि आपको पता चले कि वीडियो आ रही है तो आप उसको देख सकें। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आगे चल के मैं उनमें पीडीएफ भी डाल दूंगा आपकी कस्टमर रिलेशन और इकोनॉमिक मार्केटिंग की। तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है भाई। और सारे के सारे क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट बात, सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में लिए गए हैं। 24 के 24 क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपसे गुजारिश है जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और देखना पूरी वीडियो को, और कॉपी पेन लेके देखना। एंड ये जो पैटर्न है, जैसे अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के 24 क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी एग्जीक्यूटिव के जो प्रीवियस ईयर के 24 क्वेश्चन कराए थे वो क्वेश्चन, एंड जो मैंने 4 या 5 जो प्रैक्टिस 2020 क्वेश्चनों की कराई हैं उनके क्वेश्चन, और उनको देखना जरूर एक बार मैच करके कि क्या मैं जो करा रहा हूं क्या आपके लेवल का ही करा रहा हूं या नहीं करा रहा है। उसको जरूर मैच करके एक बार देखना कि यही क्वेश्चन मैंने नहीं कराया आपके पीछे 4 सीरीज में, जो मैंने प्रैक्टिस सीरीज लिया 20-20 क्वेश्चनों की, उनको जरूर चेक करना, ठीक है। अगर नहीं कराए हो तो आप बेशक सब्सक्राइब मत करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है 2% भी 4% भी कि हाँ आपने ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, जिसका नाम है अभी मैथ्स, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10 वर्ष पहले एक्स की आयु वाई की आयु से आधी थी। तो जो लोग इंग्लिश वाले हैं भाई परेशान मत होना, इसको मैं इंग्लिश में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, कहीं आप देखो हिंदी की है इंग्लिश में, हिंदी में हमें आती नहीं और छोड़ के चले जाओ वीडियो को, ऐसा मत करना। मैं उनसे उसे इंग्लिश में भी समझाता रहूंगा, ठीक है भाई। अब देखो भाई, 10 वर्ष पहले एक्स की आयु वाई की आयु से आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो आज से 10 वर्ष के बाद एक्स और वाई की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मैं बताता हूं। जो क्वेश्चन है वो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हिंदी वाले तो समझ गए होंगे क्वेश्चन देख के, मैं अंग्रेजी वालों को बता देता हूं कि बिफोर 10 ईयर्स, 10 साल से पहले, बिफोर 10 ईयर्स एक्स और वाई का रेशियो गिवन है आपको। और रेशियो किस तरीके से गिवन है कि वाई की जो एज है वो एक्स की हाफ हो जाती है, ठीक है। और वर्तमान का मतलब होता है भाई प्रेजेंट, प्रेजेंट में एज जो है वो वाई और एक्स की वो ये रेशियो में गिवन है। और वो पूछ रहा है प्रेजेंट से 10 ईयर्स आफ्टर, ठीक है। 10 ईयर्स आफ्टर कब से, प्रेजेंट से, ठीक है। समझ गए होंगे इंग्लिश वाले भी। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है। देखो भाई, एक्स और वाई की आयु कितनी गिवन है, ये लिया मैंने एक्स, ये लिया मैंने वाई, ठीक है। आयु कितनी गिवन है, ये पहली लाइन से आपने देखी कि एक्स की आयु आयु से आधी है, वाई से आधी है, तो वाई को 2 ले लो, और एक्स की आधी है तो मतलब 1:2 इनका रेशियो है 10 साल से पहले, प्रेजेंट से 10 ईयर बाद, ठीक है। अब जो वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में जो रेशियो उनका 3:4 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे कर सकते हैं मैं भी आपको वो बताऊंगा, ठीक है। ये ट्रिक नहीं है, कई लोग मुझसे कह रहे थे कि ट्रिक ना बोले करें, तो जो अब मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रिक कोई होती भी नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन बेसिक्स, एक सॉल्यूशन होता है बेसिक, और दूसरा होता है कि बेसिक को आप कितनी आसानी से क्वेश्चन में लाएं और वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। ट्रिक वे कुछ होती नहीं है वैसे, ठीक है। आपको बेसिक से ही आपको एक ऐसा तरीका बता दिया जाए ताकि जो आंसर आने की टाइम है वो कम लगे और आपका तुरंत उत्तर भी आ जाए, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें गैप देखा करें। यहाँ पर देखो गैप कितने का है, 1। यहाँ पर देखो गैप कितने का है, 1। तो इस गैप को अगर बराबर नहीं है तो आपको बराबर बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर बराबर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर भी 2 का इंक्रीज हो गया, यहाँ पर भी 2 का इंक्रीज, तो 2 यूनिट का इंक्रीज हो गया है, ठीक है भाई।
ये जो वैल्यू थी वो 10 ईयर्स पहले की वैल्यू थी, ठीक है, 10 ईयर्स पहले की वैल्यू थी। ये जो वैल्यू है वो प्रेजेंट की है, तो मतलब प्लस में 10 ईयर्स हुआ है, तो 10 साल बढ़ गए, 2 यूनिट में कितने 10 ईयर्स बढ़ गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई 5 ईयर, यही होगी। तो प्रेजेंट की ये है रेशियो, तो प्रेजेंट में इनकी एज हो जाएगी 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 15 साल और 20 साल, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि प्रेजेंट से 10 साल आगे जाओ, तो 10 साल भाई जोड़ दो इसमें, 10 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भाई 25, 10 इसमें जोड़ोगे ये हो जाएगा 30, रेशियो पूछा है तो 5 से काट लो, 55 25, 5 छंग 30, 5 और 6 का रेशियो हो जाएगा, बताओ जी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे करें, 24 क्वेश्चन करने, बने रहना पूरे साथ, बनाए रखना आज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि x दिनों बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं और कार्य 35 दिनों में पूरा होता है, तो x का मान क्या है। अंग्रेजी वाले समझ ले भाई, 20 मैन वर्क करते हैं 30 दिन में कंप्लीट, उसके बाद x दिनों के बाद मतलब आफ्टर x डेज 5 मैन आपका काम छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, हट जाते हैं काम से, एंड टोटल वर्क जो कंप्लीट होता है वो 35 डेज में कंप्लीट होता है। तो बताइए उन मतलब कितने दिनों तक 5 व्यक्ति जो हैं वो कितने दिनों के बाद काम छोड़कर चले गए, तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है, बस बेसिकली बात है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको नहीं कराया पहले, बिल्कुल कराया है, किसमें भाई आप सब जानते हैं, M1 D1 H1 अपॉन में W1 अपॉन बराबर में M2 D2 H2 अपॉन W2, यही है भाई, यही कराया है, ठीक है। अब यही मेथड लगाऊंगा, देखो अभी मैं, देखो भाई सबसे पहले आप यहाँ देखो 20 व्यक्तियों ने काम किया 30 दिन तक, तो मतलब टोटल वर्क क्या हो जाएगा 20 इंटू 30 हो जाएगा भाई, इसको देखो बराबर। अब क्या किया, x दिनों तक जो इन्होंने इन्हीं बंदों ने काम किया होगा x दिनों तक, तो ये 20 बंदे ही चले होंगे ना, ठीक है। अब टोटल वर्क करने में उन्हें 35 दिन लगे और x दिनों तक 20 बंदों ने काम किया, तो बचा हुआ काम कितने दिनों तक चला होगा 35 माइनस x, और ये कितनों ने किया होगा, जब 20 में से 5 बंदे चले गए तो सिर्फ 15 बंदों ने किया होगा ये काम। बताइए जी, एक सिंगल लाइन में बन गई, ठीक है, यहीं से x निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 तिया 6, 600 बराबर में ये क्या हो गया 20x, ठीक है। अब देखो 15 का मल्टीप्लाई करोगे 35 के साथ, तो 15 इंटू 35 और माइनस 15x, समझ गए नहीं समझे भाई। अब देखो 20x और 15x जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 5x, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई देखो किस तरीके से करनी है, 15 का पहले 30 से करो, 15 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने आपको बोला है टेबल जरूर याद कर लो, तो 15 का 3 से करोगे कितना आएगा 45, 30 से करोगे तो एक जीरो और लगा दो, ठीक है। 30 से हो गया, 5 से कर लो, 15 पंजे कितने होते हैं 75, अब इन्हें जोड़ लो, 5 7 5 12, यहाँ से ले 525, कितना हो गया 525, ये 600 में से 525 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 600 में से 525 माइनस होगा, वैल्यू क्या आएगी 75, 75 को 5 से डिवाइड कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 15, 15 दिनों तक उन्होंने 15 दिनों तक तो उन्होंने पूरा काम किया, उसके बाद 5 बंदे छोड़ के चले गए। बताइए समझ में आ गया होगा। चलें भाई अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 पेन और 6 पेंसिलों की कुल कीमत 93 रुपए है तथा 6 पेन एंड 4 पेंसिलों की कुल कीमत 117 रुपए है, तो 3 पेन और 5 पेंसिलों की कुल कीमत क्या है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और इंग्लिश वालों को समझा देता हूँ। 4 पेन एंड 6 पेंसिल का टोटल कॉस्ट है 93 रुपीज, 6 पेन एंड 4 पेंसिल्स टोटल कॉस्ट है 117 रुपीज। अब आपको फाइंड आउट करना है 3 पेन एंड 5 पेंसिल का टोटल कॉस्ट, ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक पेन की कॉस्ट जो है वो आप x रुपए मान लें, और एक पेंसिल की कॉस्ट जो है वो आप y रुपए मान लें, और 2 इक्वेशन बना लें और आपका क्वेश्चन खत्म। देखो कैसे, एक इक्वेशन बनेगी, देखो क्या 4x प्लस में 6y बराबर में 93, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी भाई 6x प्लस 4y बराबर में 117। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, आपका मतलब बहुत समय बच जाएगा। जब भी ये दोनों वैल्यू, ये 4 यहाँ पर भी 4 6 यहाँ पर भी 4 6, जब ये दोनों वैल्यू बराबर बराबर हो, कोफिशिएंट जो हो इधर उधर दो वैल्यू हैं सिर्फ 4 और 6, और दोनों में इक्वेशनों में बराबर बराबर हो, तो कुछ ना करें, एक बार उस इक्वेशन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लो, एक बार उन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, आपको x और प्लस y में वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं करना तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करके 2 का यहाँ करके डायरेक्ट y निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप वैसे तो कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड तो आप जानते ही हैं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखो एक बार जब इस पूरी इक्वेशन को ऐड करोगे तो 4 6 10, 4 6 10, 10 कॉमन आ जाएगा, x और प्लस y बचेगा, और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी भाई 117 में 93 जोड़ोगे तो आएगा भाई 210, कितना आएगा 210, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ गई x प्लस वाई बराबर 210,
ठीक है, अब लिखना भी नहीं था, मैं तो लिख रहा हूँ, लिखना भी नहीं था आपको। ठीक है, अब एक बार इसमें से माइनस कर दो। जब एक बार माइनस करोगे तो माइनस करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब माइनस करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी जी -2x, उधर से वैल्यू आएगी प्लस में 2y, और वैल्यू इधर से कितनी आएगी भाई, माइनस कर लोगे तो कितना आएगा भाई, आपका आएगा 24, 24 ही आएगा ना भाई, 4 3 7 बिल्कुल। अब यहाँ से माइनस हटाओगे और 2 हटाओगे तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी भाई, 12 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, x प्लस वाई की यहाँ से 21 आएगी, 210 नहीं है, 10 से 10 कर रहे, एक्स प्लस वाई की 21 आ जाएगी। ठीक है, अब आपके सामने है x प्लस वाई 21 है और x माइनस वाई कितना है, 12 है। अब इनको क्या करो, ऐड करोगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 और 1 3, और 1 2 और 1 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आपकी आ जाएगी 16.5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, आपकी आ जाएगी भाई 5 17 17 4 21 4.5। ठीक है, 4.5 आ गई। अब आपसे पूछा है 3 पेन, पेन की वैल्यू कितनी है भाई, 16.5 1 की है, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो कैसे मल्टीप्लाई करा करो, 16 तिया 48, 48 तो आएगा, और 3 पंजे 15 प्लस में 1.5। ठीक, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4.5 में क्या आएगा भाई, आपका आएगा 55 25, 5 2 5 चौक 20, 20 2 22, 2.5। ठीक है, अब जोड़ लो भाई, 5 5 10, मतलब पॉइंट में तो वही वैल्यू आएगी नहीं, तो पॉइंट वाले काटो, पॉइंट तो आना नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, 5 5 10 जीरो, पॉइंट तो आना नहीं है। ठीक है भाई, अब जोड़ लो, 48 और एक 49 और एक 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा, 72, 72 इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन लंबा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसमें बस एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, वहां से x निकाल लिया, y निकाल लिया, y निकाल लिया, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो पॉइंट में आ रही है, तो इस वजह से क्या हो गया कि थोड़ा सा आपको समय लग गया इसका आंसर निकालने में। ठीक है, वैल्यू ही उन्होंने पॉइंट में सेट कर रखी है, देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 36,720 की एक राशि 3 हिस्सों ए बी सी में इस प्रकार विभाजित होती है, मतलब डिवाइड होती है, कि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज का मतलब होता है जी सिंपल इंटरेस्ट की रेट 5% पर क्रमशः 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के बाद जो प्राप्त की गई राशि होती है वो समान आती है, तो बताइए ए और सी का अंतर क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करोगे, मैं आपको बताता हूँ इसका बेस। ठीक है, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था अपनी प्रैक्टिस सीरीज में, उसमें मैंने ए और बी में डिवाइड किया था, इसमें 3 है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो 31,720 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, मैं आपको बताता हूँ पहले बेस। 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ए में, बी में एंड देन सी में। ठीक है भाई, हमें पता नहीं कितने में। ठीक है, मैं प्रिंसिपली मान लिया ए बी सी। ठीक है भाई, अब देखो 3 हिस्सों में डिवाइड किया, सबकी रेट बराबर रखी उन्होंने, 5% इनकी रखी, 5% इसकी रखी, 5% इसकी, रेट सबकी बराबर रखी, लेकिन जो समय है इसमें 2 साल का रखा, इसमें आपका 3 साल का रखा और इसमें आपका 4 साल का रखा। समझ गए भाई। अब इन्होंने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट पे जब इनकी पूरी की पूरा अमाउंट, इसका अमाउंट, इसका अमाउंट, इसका अमाउंट, इतने इतने रिस्पेक्ट में वैल्यू बराबर बराबर आ जाती है। ठीक है, क्या आती है, बराबर बराबर, प्राप्त राशि बराबर होती है, बराबर समान होती है। ठीक है, तो आपको बताना है ए और सी का अंतर। तो हमें इस क्वेश्चन को कब निकलेगा हमसे ये क्वेश्चन, जब तक मुझे ए बी सी का रेशियो पता नहीं चलेगा तब तक मैं इस क्वेश्चन को नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, ए बी सी का मुझे रेशियो ज्ञात करना है, मेरा यहां पर मेन मोटिव होना चाहिए ए बी सी का रेशियो। अब वो ज्ञात कैसे होगा, इस वाली लाइन से होगा कि प्राप्त राशि समान होती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है, आप हैं अपने आप में 100%, मैं अपने आप में 100%, कोई भी वैल्यू है, 5 रुपए है, वो अपने आप में 100% है। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट था। और एसआई को सब जानते हैं, एसआई डिपेंड किस पे करता है, पी आर टी पे डिपेंड करता है, आप सब जानते हैं। प्रिंसिपल, रेट और टाइम के मल्टीपल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो, एक ही लाइन में, सीधा एक लाइन में समझना भाई। ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो 5 दूनी 10, तो 10% तो यहां से मिलेगा मुझे, 10% यहां से मिलेगा। ठीक है, 5 दिया 15, 15% मुझे यहां से मिलेगा, 20 से, और 5 चौक 20, 20% यहां से मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये मिलेगा जी मुझे एस आई, क्या मिलेगा, एस आई सिंपल इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा, ए पे 10% का, बी पे 15% का और सी पे 20% का। लेकिन अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या है 100%, तो यहाँ से 10% और मिल गया, तो आपको समझ गए होंगे कि 110% की ए, 110% ऑफ ए बराबर हो जाएगा 115% ऑफ बी, बराबर हो जाएगा 120% ऑफ सी। ये लाइन किस किस को समझ में नहीं आई, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। अगर ये लाइन समझ में आ गई है तो अब आगे कुछ भी क्वेश्चन बचा नहीं है। मैं देखो आगे ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में और मतलब मेरे पे जगह मिल जाए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। यहां से आप क्या करोगे, ए रेशियो बी, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल आउट हो गया।
ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 22 बार, 5 से काटोगे 23 बार, 5 से काटोगे 24 बार। ठीक है, अब देखो मुझे ए और बी का रेशियो चाहिए, तो अगर मैं ए अपॉन बी करता हूँ, यहाँ से इसको उठाता हूँ, तो मेरे पास आता है भाई 23/20, 23/22। और अगर मैं यहाँ से बी और सी का रेशियो निकालता हूँ, b/c, ठीक है, यहाँ से b/c जो आएगा वो मेरा आएगा भाई 24/23। ठीक है, अब मुझे ए बी सी का रेशियो तो चाहिए था, मुझे मिल चुका है, यहाँ से मुझे सब मिल जाएगा, मैंने ये भी मिटा दिया भाई। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा मुझे सब कुछ। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू एक जगह 22 आ रही है, b की वैल्यू एक जगह 24 आ रही है, तो इनको बराबर बराबर बनाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल बराबर बराबर बनाना पड़ेगा। अब देखो बराबर भी कैसे बनाओगे, ठीक है, टेबल तो आपको आती नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसलिए बोला था टेबल आपको आनी चाहिए। अब देखो बराबर बनाने का भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 × 11 कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, 2 × 12 कॉमन है। ठीक है भाई, 2 × 12 कॉमन है, तो दो दो तो सब में कॉमन है, इसमें 11 है, इसमें 12, तो ऐसा करो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इसमें पूरे ऊपर नीचे 11 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये बी भी बराबर हो गया और ये सारी रेशियो भी बराबर बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये ए बी सी का रेशियो क्या मिलेगा, 12 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, तो 12 × 23 कितना होगा भाई, 12 दूनी 24 और 12 × 36, 12 दूनी 24, 12 × 36, इस तरीके से ही करोगे तो 276 यहाँ से आ जाएगा। बी क्या आएगा भाई, बी आएगा कुछ नहीं, किसमें आएगा भाई, 12 का मल्टीप्लाई होगा 22 में, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 240, और प्लस में 24 कितना आ जाएगा भाई, 264, 264 आ गया। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, सी की वैल्यू देखो इसमें 11 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 में मल्टीप्लाई करने की देखो बहुत आसान ट्रिक होती है। जैसे ये 23 है, इसमें 11 का मल्टीप्लाई होता है, तो ये यूनिट डिजिट सेम रखो, अगली वैल्यू इन दोनों को ऐड कर दो 5, और ये जो वैल्यू यहाँ पर रख दो 253 आपका 11 में मल्टीप्लाई होकर आ जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका 253। अब ये होता, ये आया हमारा ए बी सी का रेशियो, कि ए को इतने रुपए मिले, बी को इतने यूनिट मिले, या सी को इतने यूनिट मिले। ठीक है, इतने यूनिट मिले। अब उसके बाद क्या करोगे, अब इन्होंने पूछा है ए और सी में कितना अंतर है, ए और सी में कितना अंतर। अब ये वैल्यू बहुत बड़ी आ गई, एक अब यहां से मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इन तीनों का सम इसके बराबर होगा। ठीक है, उससे पहले आप एक बार ये चेक कर लो कि क्या ऑप्शन में कुछ ऐसी वैल्यू गिवन है जो मैं आंसर निकाल सकता हूं। सबसे पहले ए और सी का डिफरेंस उन्होंने पूछा है, तो ए और सी का डिफरेंस करो यहाँ पर। जैसे आपने ए और सी का डिफरेंस किया तो वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आ गई भाई, आपके पास वैल्यू आ गई कितनी भाई, 3 3 6 और 5 2 7, 23 यूनिट। कितनी आ गई भाई, 23 यूनिट का डिफरेंस है इनमें, कितने का डिफरेंस है, 23 यूनिट का डिफरेंस है। बस जैसे ही आपने 23 यूनिट देखा तो मतलब आप समझ गए कि आंसर में आपका 23 का मल्टीपल तो होगा। ठीक है, आंसर में 23 का मल्टीपल होगा ना। क्या ये 23 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। क्या ये बिल्कुल नहीं, क्या ये मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। देखो भाई 920, 23 चौका 920, 23 × 40 होता है 920। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू की इसका उपयोग करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अगर आपको इसका उपयोग करने की जरूरत और पड़ जाती तो आपका थोड़ा लंबा हो जाता। ठीक है, अब जिस बच्चे को नहीं पता होगा तो वो तो लंबा जाएगा, ठीक है, वो चला जाएगा इसमें क्वेश्चन में आराम से 2 ढाई मिनट में। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर 1 मिनट के अंदर अंदर काम को खत्म करके और आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और पॉइंट में सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, मैंने आपसे मतलब प्रीवियस ईयर के कराए थे और मैं अपने जो सेट करा रहा हूँ उसमें भी सिंप्लीफिकेशन का अच्छा खासा लेवल लेता हूँ। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन कुछ है नहीं क्वेश्चनों में। ठीक है, कभी भी टीसीएस के क्वेश्चन देखने में तो हवा लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनको सॉल्व करने का आपको अच्छा तरीका पता है तो वो बहुत ही आसान हो जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैं आपको बताऊंगा। एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज को 2 बार उपयोग किया गया है इसमें, मैं आपको दिखाता हूं। देखो कहां, देखो भाई 0.5 का डिवाइड दिया गया 0.005 से। ठीक है, 0.5 का डिवाइड दिया गया 0.005 से। सबसे पहले आप डिवाइड ही करोगे, ऑफ तो आपको कहीं दिख नहीं रहा, ऊपर पहले ऊपर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, डिवाइड किया गया इससे। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ पे आएंगी, और ये पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो यहाँ पे आएगी, तो 50 से 50 कट जाएगा, यहाँ से वैल्यू 1 जीरो बच जाएगा, मतलब यहाँ से क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। क्या बच गया भाई, 10 बच गया। ठीक है, ऐड कर लो। अब ये देखो पॉइंट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई तो सेम ही होता है, तो यहाँ पर देखो पॉइंट एक बार, यहाँ 2 बार, तो मतलब 3 बार आ जाएगा, तो 0.075, 3 बार के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, माइनस में 0.01 आएगा और प्लस में 0.435 आएगा। ठीक है, पहले मैं ऊपर का सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब देखो इसमें ऐड कर लो सबसे पहले। तो ऐड कैसे करोगे, 435 यहाँ पे ऐड होगा, तो देखो भाई कैसे ऐड होगा, 5 5 10 जीरो, यहाँ से लेके 7 3 10 11, यहाँ से लेके 0.50। अब यहाँ पे इसमें क्या माइनस होगा, 0.01, तो 0.5, तो मतलब वैल्यू क्या बच गई, 0.05 बच गई भाई। 10 में 0.5 आप ऐड करोगे तो आप सब जानते हैं 10.5 आ गया ऊपर। क्या आ गया भाई, 10.5 ऊपर आ गया। अब इसको मिटा दूं, अब ऊपर आ गया भाई 10.5। अब आप एक बार ऑप्शन में नजर मारो।
ठीक है, ऑप्शन में नजर मारो। आप कहोगे सर आप तो ऑप्शन में नजर मरवा रहे हो और कुछ करवा नहीं रहे हो। देखो भाई 105 आप सब जानते हैं, 105 क्या है, 21 का मल्टीपल दिखता है, और ऑप्शन में जैसे ही आपने देखा 21 है तो आप 21 लगा के बढ़ सकते हैं। है 15 भी, 15 सत्ते 105 होता है, तो 15 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी होल्ड पे ही रखें। लेकिन आप यहाँ से दो, आप अगर तुक्का लगाने जा रहे हो तो इन दोनों का यूज मत कर देना बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ से तो तुक्का लगाना भी तो समझ रहे हो ना। अगर मान लो कईयों को नहीं सॉल्व हो रहा तो तुक्का इन पे मत लगा देना, 1 पॉइंट तुक्का भी थोड़ा बहुत सॉल्व करके लगाया करो। ठीक है, अब देखो नीचे क्या होता है, देखो नीचे कितनी आसानी से सॉल्व करता हूँ, इसको यहीं पर रहने दो, नीचे देखो कितनी आसानी से सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ऑफ दिख रहा है, ऑफ करोगे, जैसे ही आप ऑफ करोगे यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.02 आएगी। अब मुझे ये बताओ दोबारा से ये चेंज जो आपने यहाँ पर करी थी दोबारा करने की जरूरत है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पर क्या था, एक पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी और यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद वैल्यू थी, डिवाइड हो रहा था। सेम चीज यहाँ नहीं बन गई, 1 पॉइंट के बाद 2 है और 2 पॉइंट के बाद फिर से 2 है और दोनों डिवाइड में हो रही है, तो मतलब नीचे भी 10 बन रहा है नहीं बन रहा है? 10 बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है भाई नीचे 10 भी। अब ये -0.03 डायरेक्ट लिखो और डिवाइडेड बाई यहाँ पर फिर ऑफ है, तो मतलब 2 और 1 3, 3 के पॉइंट के बाद 0.006। ठीक है, अब देखो इसको कैसे डिवाइड करोगे, इसको कैसे डिवाइड करोगे, 0.03 अपॉन में 0.006, तो ऊपर तो 10 की पावर 3 और नीचे 10 की पावर 2, 3 दूनी 6 और 2 से पावर ये खत्म, 2 पंजी 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना आ गया, 21 आ गया। 21 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो एक ही जगह पर वही चीज दो दो बार लगवा दिया टीसीएस वालों ने, देखो। ठीक है, यही चीज तो पकड़नी है आपको, इससे तो जल्दी होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है। अंकित मूल्य का मतलब बता दूं अंग्रेजी वालों को, एमपी, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य 400 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, छूट मतलब डिस्काउंट देने के बाद, एमआरपी पर 20% की डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार को 80 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो आप उसका लाभ परसेंट बता दीजिए। ठीक है, लाभ परसेंट बता दीजिए। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखो कितनी आसानी से करोगे। 400 रुपए उसका एमपी है, एमपी पर छूट दी भाई 20 रुपए की, तो मतलब 20% की, तो 80% वैल्यू लोगे यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 चौक 32, तो मतलब 320 रुपए की वो वैल्यू को आप बेचोगे। 320 पे 80 रुपए का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 80 रुपए का फायदा हो गया, तो मतलब उसकी सीपी कितनी थी, 240 रुपए। तो 80 रुपए का फायदा हुआ, 240 रुपए पे 100% आपको निकालना है। आपका आंसर आ चुका है, देखो भाई 80 तिया 240, अब 100/3 आप सब जानते हैं, 33 सही 1/3% होता है। यही लगा के आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखो भाई। एक निश्चित कार्य करने में ए बी से 2 गुना तेज है। ठीक है, टाइम वर्क का क्वेश्चन आ गया भाई, और एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया एफिशिएंसी का रेशियो वाला? ठीक है, जरूर देखना, जरूर कराए, उसी तरीके के क्वेश्चन कराए जा रहा हूँ। ठीक है, एक निश्चित कार्य में ए बी का 2 गुना तेज है, तो ए बी की रेशियो दे रखी है एफिशिएंसी की। ए बी से दुगना है, ए बी से दुगना है, तो बी की 1 है और ए की 2 है। ठीक है, अब उसके बाद बी सी से दुगना है, तो बी किससे दोगुना है, सी से दोगुना है, ये बन गया जी। अब एक जगह बी की वैल्यू 1 है, एक जगह बी की वैल्यू 2 है, तो दोनों तरफ 2 बना लो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एफिशिएंसी का जो रेशियो बनेगा ए बी सी का वो हो जाएगा 4, 2 और 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मतलब 1 घंटे में या एक दिन में वो 4 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट काम करते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब यदि वो 16 दिन में कार्य पूरा करते, 16 दिन में अगर कार्य पूरा करते तो कितना काम करते, एक दिन में तो वो कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 4 2 6 और 1 7, 16 दिन में कितना करते भाई, 16 × 7। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्व नहीं करना, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर करोगे तो फंस जाओगे। अब आगे देखो, तो ए और सी साथ मिलकर उस कार्य के एक सही 1/4 गुना, मतलब 4 एकम 4/5, इस कार्य का 5/4 काम कराना है आपको। ठीक है, किससे कराना है, ए और सी से कराना है। जिससे कराना है उसको नीचे रखो। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 1 5, तो 5 आ गया नीचे। ठीक है, अब क्या करो आप, कुछ नहीं है, समय में कितना पूरा कर सकते हैं, बस निकाल लो भाई। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 16, 7 चौक 28, 28 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बताओ कोई भी कैलकुलेशन दिक्कत हुई? ठीक है, कितने लाइन का क्वेश्चन है, अब इसमें क्या ट्रिक बताऊं मैं आपको, बताओ। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ट्रिक बता दीजिए इसमें, मतलब ट्रिक बता दो कोई बिना पेन उठाए हो जाए। पर देखो बिना पेन उठाने वाले तो समय चले गए मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई और बिना पेन उठाए करा रहा है तो वो आपको पागल बना रहा है। मैं आपको बताऊं, पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। मैं अगर 12 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बिना पेन उठाए, तो वो तो मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। हाँ, मैंने एक गलती जरूर करी है अपनी प्रैक्टिस सीरीज में, कभी मैंने अभी तक कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा हुआ था कि एग्जीक्यूटिव में कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया भी नहीं था। एक सिंपल सा आया था, तो वो मैंने 1 2 क्वेश्चन कराए भी थे मेंसुरेशन के। लेकिन इसको देखते हुए मैं अब कल से मतलब जो भी प्रैक्टिस सीरीज अब आएगी, परसों आएगी, कल तो रीजनिंग की आएगी,
तो उसमें मैं एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का भी डाल दिया करूंगा, ठीक है, जिस लेवल के ये क्वेश्चन आए उस लेवल का। ठीक है, देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 मीटर स्क्वायर और 396 मीटर क्यूब। ठीक है, अंग्रेजी वालों को बता दूं, बेलनाकार का मतलब है जी सिलेंडर। ठीक है, क्या है भाई, सिलेंडर। और सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है भाई कर्व सरफेस एरिया। और आयतन का मतलब है जी वॉल्यूम, आयतन का मतलब है जी वॉल्यूम। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है 264, वॉल्यूम आपको गिवन है 396। उसके बाद उन्होंने पूछा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात। व्यास का मतलब होता है जी डायमीटर और ऊंचाई का मतलब होता है हाइट, इसका रेशियो आपसे पूछा है। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखो 264 और 396 कर्व सरफेस एरिया आप सब जानते हैं क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का। ठीक है, और वॉल्यूम होती है जी पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को डिवाइड कर दो, क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ 264 अपॉन में 396। ठीक है, जैसे ही आपने दोनों को डिवाइड किया, आपने यहाँ पे देख लिया होगा, पाई से तो पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, वैल्यू बच गई 2/r। क्या बच गया, 2/r। 12 से आप अगर इसे काटोगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 96, 12 तिया 36 और 12 तिया 36। ठीक है, 11 से काटोगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2/3 आ गया। 2 से ये 2 खत्म हो गया, आर की वैल्यू बची, यहाँ 3 बचा, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 3। डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, तो 6 आ गया आपका डायमीटर। क्या आ गया भाई, 6 आपका आ गया डायमीटर। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं, अगर यहाँ पर 6 डायमीटर आ चुका है तो ये वाला जो ऑप्शन है 5 और 11, इसका रेशियो ये तो नहीं होने वाला। 5 तो यहाँ पे आएगा नहीं कभी भी, 6 अगर यहाँ पे आ चुका है तो। ठीक है, 2 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो अब कैसे निकालोगे। अब क्या करना है, आपको एच निकालना है। अब आप एच कहीं से भी निकाल लो, इसकी वैल्यू से निकाल लो, इसकी वैल्यू से निकाल लो। तो मैं कर्व सरफेस एरिया से निकाल लेता हूँ। वैल्यू होती है 2 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू आप जानते नहीं, और बराबर में 264। अब मैं आपको एक बहुत ही पते की बात बताता हूँ, बहुत ज्यादा पते की बात बताता हूँ। क्योंकि ये दूसरा हाइट है, इसमें कहीं पर भी एक ही ऑप्शन में 7 का मल्टीपल है, तो आंसर यही पॉसिबल था। क्यों पॉसिबल था मैं आपको बताता हूँ। ये जो 7 है, ये जो 7 है, ये 7 कहीं कट रहा है क्या यहाँ पे, ना तो ये दो से, ना ये जो 7 है ना 2 को काट पाएगा, ना 22 को काट पाएगा, ना 3 को काट पाएगा। मतलब जो एच की वैल्यू होगी उसमें 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताओ, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इतनी ही थोड़ा सा कॉमन सेंस भी तो लगाया करो अगर सॉल्यूशन नहीं करना तो। ठीक है, पूरी पूरी ट्रिक थोड़ी ना होती है किसी चीज की, कॉमन सेंस वाली बात भी तो होती है। ये जो 7 है, इसे जरूरी है आप इसको पूरा सॉल्व करो, एक एक वैल्यू। इसे अगर आपको पहाड़े याद नहीं है, आप इसको 2 से 11 बार मतलब काटते चले जाओगे, काटते चले जाओगे, छोटे से छोटा। थोड़ा समय लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन समय लगाने की जरूरत क्या थी। टॉपर बच्चा तो देखेगा यहाँ 7 है, ये 7 यहाँ पर भी दिखेगा, लेकिन मुझे यहाँ 7 की सिर्फ एक जगह दिख रहा है, तो 3 और 7 का रेशियो हमारा पॉसिबल हो जाएगा। ये वैल्यू जी 14 आ जाएगी। तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 3/7 आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये यूनिक मेथड बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वार्षिक चक्रवृद्धि पर 3 वर्ष के अंत में 15,300 रुपए की एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना बनता है, 5,064.30 रुपए। समान राशि पर, सेम राशि पर, समान समय पर दुगनी ब्याज दर, मतलब सेम राशि समान समय और ब्याज दुगना पर साधारण ब्याज बता दीजिए। क्या बता दीजिए भाई, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब एक बार अंग्रेजी वालों को थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं कि सीआई 3 साल के अंत में हो जाता है। 3 साल के अंत में एक प्रिंसिपल पर, ये आपका प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है, इतने पर 3 साल के अंत में इतना हो जाता है सीआई। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि अब आपसे पूछ रहा है कि समान राशि पर, सेम राशि पर, और टाइम आपका सेम लेना है, आपको 3 साल का ही लेना है, लेकिन ब्याज दर दोगुनी लेती है। रेट आपको 2 आर लेनी है, पिछली आर से 2 आर लेनी है। तो आप बता दो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो इसमें मुझे रेट नहीं पता और मुझे रेट ही निकालनी है। ठीक है, रेट ही निकालनी है। तो अब आप सब जानते हैं जो सीआई होता है वो बढ़ता रहता है, फैक्टर वाइज बढ़ता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को आसान वे में कैसे करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू दे रखी है ना सीआई की, सीआई के लिखो यहाँ पर ऊपर 5064.30 और इस पूरे को डिवाइड दे दो आप, ये प्रिंसिपल जो है भी है 15,300। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटा के 2 जीरो। ठीक है, पॉइंट हटा के 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब मुझे जहां तक 9 से काट लेते हैं, 9 से काटोगे तो कितना आएगा भाई, 17। 17 निम्मा 153 होते हैं। अब इससे 9 से काटोगे तो वैल्यू कितनी आएगी भाई, 9 पंजे 45, 5 9 छिंग 54, 2 9 दूनी 18, 6 9 सत्ते 63, क्या आ गया 56 27। 17 से फिर कटेगा, 17 से काटोगे, 17 तिया 51, 5 17 तिया 51, 17 एकम 17, कितना आ गया भाई 331। क्या आ गया भाई 331 अपॉन में 100। क्या आ गया 331 अपॉन में 10।
जीरो। अब आपको दिख गया, ये तो आपका प्रिंसिपल था, ये आपको सीआई मिला था। अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, इसमें जुड़ जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा, जोड़ना है एक बार, 1331 अपॉन में 1000 बन गया। ये अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, और ये 3 साल का है। कितना है भाई, 3 साल का है। तो आपको इसमें 1 साल का निकालने में क्या करना पड़ेगा, पावर 1/3 करनी पड़ेगी। ठीक है, 1/3 पावर करती वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 से ये 11 हो गया, तो मतलब 1/10, मतलब रेट कितनी आ गई भाई, 10% रेट आगे नहीं आ गई, बताओ आ गई नहीं आ गई। तो इस तरीके से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 10% रेट आ गई। जैसे ही आपको देखा कि 10% रेट आ चुकी है, 10% रेट आ चुकी है, तो अब क्या करोगे, अब उसने बोला है कि दुगना कर दो ब्याज दर, तो मतलब 20% तो रेट ले ली। ठीक है, प्रिंसिपल सेम रखा, प्रिंसिपल कितना है 15300। ठीक है, इनटू समान समय, समय फिर 3 साल ही रखा, अपॉन में 100, यही रहेगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है भाई, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो काट दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब कैसे करोगे, आप देखो कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप देखो कैसे करोगे, ये हो जाएगा भाई 20 या 60, कितना हो जाएगा 20 या 60, तो 153 × 60 आना है। ठीक है, क्या आना है 153 × 60। तो आप क्या करोगे, अब यूनिट डिजिट मैच कर लो, 6 या 18 होते हैं, तो मतलब 8 आएगी यूनिट डिजिट, 0 के बाद 8 आना है। तो आप ऑप्शन में चेक कर लो, 0 के बाद 8 नहीं है, ये है नहीं है, ये नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 9180। पूरा सॉल्व नहीं करना। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना। तो बताइए इस तरीके का क्वेश्चन पर 10 करते हैं। ठीक है भाई, बताओ इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, कोई कह दे अगर नहीं कराया हो तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन पिछली ही वीडियो में कराया है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ही कराऊंगा ना, हर क्वेश्चन तो पहले नहीं करा दूंगा। ठीक है भाई, इस नाव, अब देखो एक नाव 4 किलोमीटर धारा के विपरीत, अब मैं इसका बेस बताऊं क्या दोबारा से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अब नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट करूंगा, एक बार बता देता हूं चलो। देखो भाई, इसमें क्या होता है, जब भी आपकी ये जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट है, और इसमें क्या है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अंग्रेजी वालों को बता रहा हूँ, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है ये। तो आप सब जानते हैं, जब भी आप पानी के बहाव के साथ चलते हैं, या पानी जब भी आपका चलता है या तैरते हैं, जो भी चीज़ होती है, तो उसमें क्या होती है, एक बोट होती है और पानी का बहाव भी होता है। ठीक है, अगर मैं बोट की स्पीड u मान लूँ, स्पीड ऑफ बोट, और पानी की स्पीड v मान लूँ, तो जब आप अप स्ट्रीम जाएंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है u-v किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो u+v हो जाती है। बस इतना आपको थोड़ा सा बेस, यही बेस याद रखना है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो 4 किलोमीटर गए, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड क्या है भाई, विपरीत दिशा में गए, जब भी आप पानी के विपरीत जाएंगे तो u-v। अब कितने घंटे में आपको गए, 2 घंटे में, तो ये 2 घंटे में। अब यहाँ से आपको दिख गया u-v की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2×2=4, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई। दूसरी इक्वेशन देखो कहाँ से मिलेगी, 2 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो u+v, कितना समय लगा 20 मिनट। अब यहाँ पर 20 मत लिख लेना। ठीक है, सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे ये करते हैं, यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। भाई साहब यहाँ 20 नहीं लिखना, 20 मिनट है, आपने यहाँ आवर में बनाई है इक्वेशन, तो यहाँ पर 20/60 लिखना था आपको, तो 1/3 लिखो यहाँ पर, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, यही गलती होती है। अब u+v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी भाई, 6 आ जाएगी। अब दिख गया आपको, 6 और 2 है, 6 2 8, मतलब 4 u की वैल्यू होगी, और v की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, आ गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, 10 किलोमीटर बताना है, नाव को कितना समय लगेगा स्थिर जल में, मतलब नाव की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर से जाएगी तो 10/4 आ जाएगा, 2.5 घंटे, तो आ जाएगा 2.5 घंटे। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, 11वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मध्य समानुपाती 6 और उसका तृतीय समानुपाती 20.25 है, उनके योग और उनके अंतर का अनुपात बता दीजिए। ठीक है, बताओ, ये क्वेश्चन नहीं कराया मैंने। ठीक है, ऐसा नहीं कराया, लेकिन सेम टू सेम मैंने अभी मीन प्रोपोर्शनल पे क्वेश्चन नहीं कराया था, एक्स और वाई पे, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस मेरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। दो संख्या मध्य, अंग्रेजी वालों सुन लो भाई, मध्य समानुपाती क्या होता है, ये आपका होता है भाई मीन प्रोपोर्शनल। क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल आपको 6 गिवन है, और तृतीय समानुपाती होता है उनका थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, वो आपका 20.25 गिवन है, उनके योग और उनके अंतर का अनुपात बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जब भी दो संख्याएं हैं, मान लो a और b, और इनका मीन प्रोपोर्शनल जो होता है वो मैं x मान लेता हूँ, इनका मीन प्रोपोर्शनल होता है √ab। ठीक है, अब ये मीन प्रोपोर्शनल आपको 6 गिवन है, तो x की जगह ये 6 है, और ये √ab, अगर मैं इसको क्या करूँ, स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो ये ab हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a और b का मल्टीप्लाई जो आ गया वो आपका कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया भाई, 36 आ गया। अब अगली लाइन देखो, उनका तृतीय समानुपाती, तृतीय थर्ड प्रोपोर्शनल मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये a है, ठीक है, ये b है, और ये थर्ड प्रोपोर्शनल c आपको निकालना है। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, a अपॉन b बराबर करो b/c पे, और यहाँ से जो c की वैल्यू निकाल दो, क्या निकालो, c की वैल्यू निकालोगे तो b यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा b², और a इसके नीचे, तो c की वैल्यू हो जाती है b²/a। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला बाई चांस कई बार फॉर्मूला एकदम याद नहीं आता है, तो आपको बेस पता होना चाहिए, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शनल का बेस। ठीक है, अब क्या देखो, क्या वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू क्या है भाई 20.25, और ये वैल्यू किसके गिवन है, b² है और साथ में a है।
ठीक है, इसको पॉइंट हटाओ, एक बार पॉइंट हटाओ और नीचे क्या लगाओ, 2 जीरो लगाओ। अब 25 से काटोगे तो 25 अट्ठे 200 और 25 एकम 25 और 25 काटोगे 25 चौका 100। अब देखो भाई, अगर a की वैल्यू 4 है और b की स्क्वायर की वैल्यू 81 है तो b की वैल्यू कितनी है, 9, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 36। तो ये 36, तो वैल्यू ये हो गई 4, ये हो गया 9, यहाँ पर 36 सेटिस्फाई कर गया। आप कुछ नहीं है, उनका योग, योग कितना हो गया, 9 4 13, 13 उनका अंतर, अंतर मतलब सब्ट्रैक्शन, 9 में से 4 गया, वैल्यू कितनी आई 5, 13:5, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है सिविल के लिए। दो संख्याओं का MSP 13 और LSP 5681, यदि दोनों संख्याएं 3 अंकों की संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा दोनों संख्याओं का, अगर दोनों संख्याएं 3 संख्याओं की हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, LCM और SCF पे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तो ये बोलूंगा इस तरीके का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता अब आएगा। ठीक है, लेकिन आगे मैं आपको जरूर करा दूंगा इस तरीके के क्वेश्चन। मैं बताता हूँ ये क्या है। MSP मतलब है भाई साहब HCF आपको 13 गिवन है, LCM जो है वो आपको 5681 गिवन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर है, कोई भी B नंबर है, 3 संख्याओं के अगर कोई भी नंबर है, तो उनका SCF अगर 13 है तो जो नंबर मैं मानूंगा वो 13A होगा और 13B होगा। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, अब उसमें कोई फैक्टर बचा नहीं है, तो जो ए और बी अब होंगे, ए और बी यहाँ पर को प्राइम होंगे। क्या होंगे भाई, को प्राइम। को प्राइम हम समझते हैं जो ए और बी है उनमें अब कोई कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो आपस में को प्राइम होंगे, उनका एचसीएफ 1 आ रहा होगा अब। ठीक है, अगर एचसीएफ 2 आ जाता तो फिर यहाँ पर 26 नहीं निकल के आ जाता। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 13 उनका एचसीएफ है, तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 13 इंटू ए इंटू बी, ये इनका एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, बराबर में है 5681, इसको 5681 के बराबर रख देंगे। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो। अब ए इंटू बी का मल्टीप्लाई 13 से डिवाइड करोगे, 13 चौका 52, 4 13 तिया 39, 9 13 सत्ते 51, 437 आ गया ए और बी का मल्टीप्लाई, और वो आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है भाई, ढूंढो ए और बी कैसे निकालोगे। अब कुछ नहीं भाई, आपको तेज कैलकुलेशन होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब ढूंढो, 2 से जाने वाला है बिल्कुल नहीं, 3 से जाने वाला है बिल्कुल नहीं, 4 5 6 7 8 9, 9 से भी नहीं, 10 से, 11 से भी नहीं, 12 13 13 13 13 13 से भी नहीं, 14 15 16 17 17 दूनी 34, 17 से भी नहीं, 18 19। जैसे आप आए 19 पे, जल्दी से फटाक से, कितनी जल्दी आ गया मैं 19 पे, जैसे आप 19 पे आए, 19 को मुझे मल्टीपल दिख रहा है सीधा सीधा। ठीक है, 19 की डिविजिबिलिटी रूल तो कोई याद नहीं करता है, आपको आने पड़ेगा इस तरीके से, और कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो 19 पे जैसे आए आप आए तो 19 दुनी होते हैं 38, 5 और 19 दिया होते हैं 57, तो 19 इंटू 23, ए इंटू बी की वैल्यू आ गई 19 इंटू 23, ये वैल्यू हो गई भाई। तो 19 होगी और 23 होगी, क्या होगी, 19 होगी और 23 होगी। अब आप कह रहे होंगे 3 संख्या है, ये तो 2 संख्या है भाई साहब, ये नंबर भी तो नहीं है, ये तो ए और बी है। नंबर तो ये थे हमारे 13A और 13B। ठीक है, 13 इंटू 19 3 संख्या हो जाएंगी, और ये हो जाएगा 13 इंटू 23, इसमें भी 3 संख्याएं आ जाएंगी, हो जाएंगे 2 नंबर 3 संख्या के। अब इसका क्या करना है, आपको योग निकालना है, मतलब इनका सम करना है, तो सम इनका मल्टीप्लाई करके सम मत करना, नहीं जी, अगर फिर फंस जाओगे, प्लस करो। क्या कॉमन दिखता है, 13 कॉमन दिखता है, 13 को हटाओ यहाँ पे। अब यहाँ देखो 19 और 23 को जोड़ सकते हो, 9 3 12, हासिल 1 2 1 3 और 4 42। अब इनको मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो, 13 चौका 52, 520, 13 दूनी 26, 26 6 4 और 5 546, 546 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और ये 12 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए। ठीक है, तो बताइए, इस तरीके के ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो भी सिविल वाले बच्चे हैं। ठीक है, जुड़ जाइए, और यहाँ पर जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है बहुत ही अच्छी चल रही है, रिस्पॉन्स भी बहुत बच्चों का अच्छा आ रहा है, तो कृपा करके यहाँ पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अभी मैथ्स चैनल को। और आगे हम चलते हैं, 12 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं, अभी कहीं नहीं जाना आपको, 12 क्वेश्चन और लिए हैं, 24 करा रहा हूँ आज मैं। ठीक है, अब वो मैंने लिए हैं भाई इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, किसके लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, 2018 में जो पेपर हुआ था, अब इनके क्वेश्चन करेंगे, देखो किस किस तरीके के क्वेश्चन है, बताओ। पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है, नहीं कराया मैंने पाइप सिस्टम का क्वेश्चन आपको, अच्छा वाला और कराया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भाई, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। दो पाइप हैं ए बी, एक टंकी को क्रमशः 6 और 8 घंटों में भर सकते हैं, यदि उन्हें बारी बारी एक एक घंटे के लिए खोला जाए और पहले ए को खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए किसी काम को, ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, बी किसी घंटी को 8 घंटे में भर देता है, दोनों का एलसीएम जो है वो 24 आ जाना है। 6 को डिवाइड करेंगे 24 से 4, बी को डिवाइड 8 से डिवाइड करेंगे 3, मतलब ये 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगी, और वो बी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगी, और टोटल जो वर्क डन उन्हें करना है वो 24
वर्क डन करना है, ठीक है, 24 काम यूनिट उन्हें काम करना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लाइन वो बारी बारी एक एक घंटे के लिए ओपन करे जाते हैं, तो मतलब ए फिर बंद, ए को बी, फिर बी को बंद, फिर ए। तो सबसे पहले ए से स्टार्टिंग होती है, तो बस हमारे यही एक जो लाइन होती है यही मेन होती है ऐसे क्वेश्चनों में। जब भी अल्टरनेट वाले क्वेश्चन है भाई, अंग्रेजी वालों अल्टरनेट वाला किया ना टाइम वर्क में क्वेश्चन, वही है ये, ठीक है। तो बस हमें नजर माननी होती है पहली शुरुआत किससे हुई है, ए से शुरुआत हुई है, बस हमारा काम हो चुका है। ए से शुरुआत होगी तो 4 यूनिट काम होगा, अगला बी आएगा तो 3 यूनिट काम होगा, तो मतलब ये काम हो गया 2 घंटे में। 2 घंटे में इतना यूनिट काम हो जाएगा, कितना यूनिट, 7 यूनिट काम हो जाएगा 2 घंटे में। अब मुझे पहुंचना है भाई 24 के आसपास फटाफट। यहाँ से 24 के आसपास कैसे पहुंचोगे, अगर मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का, तो 4 सत्ते 28 काम कराना था मुझे, 24 पहुंच गया, 28 यानी यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो, कितने का, 3 का, तो 6 घंटे और 21 यूनिट, 6 घंटे में 21 यूनिट आपका काम हो चुका होगा, ठीक है। तो 5 घंटे वाले तो उत्तर पूरे पूरे तरीके से गलत है, ठीक है। अब या तो 6 घंटे 50 मिनट या 6 घंटे 45 मिनट। अब आप इसमें तुक्का भी मार सकते थे, अगर आपको किसी आगे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन दोनों में से कुछ तुक्का मार सकते थे, क्योंकि दो में तुक्का मार के प्रोबेबिलिटी आंसर की ज्यादा होती है, 1/2 हो जाती है, और यहाँ पर 1/4 होती है, ठीक है। 50% की प्रोबेबिलिटी है आप आंसर ठीक मारोगे, ठीक है। लेकिन आप आगे देखो, आगे कितना काम कराना है मुझे, 3 काम कराना है, कितना काम कराना है, 3 काम कराना है, और आगे टंकी खुलेगी कौन सी भाई, बी के बाद ए ही तो आएगा, अगला ए खोलेगा टंकी को, तो मतलब 3 यूनिट काम कराना है, 4 यूनिट कर सकता है, तो मतलब 6 आवर और प्लस में 3/4 आवर और लगेंगे, ठीक है, और लगेंगे। अब यहाँ से मिनट बनाओगे तो इंटू 60 कर दो, 4 से डालो 15, 15 या 45, 6 घंटे 45 मिनट लगेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा और आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अगला 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शेष भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति x किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो x किलोमीटर पर आवर की औसत गति से 144 किलोमीटर की दूरी तय करने पर उसे कितने समय लगेंगे, कितने समय घंटों में लगेंगे, बताइए जी। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया क्या, मैंने बिल्कुल कराया है, एवरेज स्पीड पर 2 क्वेश्चन कराए थे पिछली वीडियो में, ठीक है, जरूर देखना जी, जरूर देखना, ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी वालों को थोड़ा बता देता हूँ एक बार। एक मैन है जो अपनी टोटल जर्नी में 1/3 40 किलोमीटर प्रति आवर से, एंड नेक्स्ट 1/3 30 किलोमीटर प्रति आवर से, एंड रिमेनिंग 15 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड से जा रहा है, एंड टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसे x किलोमीटर पर आवर की जो एवरेज स्पीड लगती है। तो इफ 144 किलोमीटर दूरी अगर वो तय करेगा, मतलब 144 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर वो उसी एवरेज स्पीड से जाए तो उसे कितना समय लगेगा, ये आपको छोटा सा क्वेश्चन निकालना है, ठीक है भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस आप मान लो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है भाई, हर बार 1/3 1/3 1/3 है, तो इसको ऐसा करो 9 मान लो डिस्टेंस, क्या मान लो 9, तो 1/3 डिस्टेंस जाने में उसे, मतलब 3 किलोमीटर जाने में, ठीक है, उसे स्पीड कितनी लेनी है भाई, 3 डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर की स्पीड उसे लेनी है 40 किलोमीटर पर आवर। अगला मतलब अगला 1/3, तो मतलब इसका 1/3 कितना होगा 3, तो इसका कितनी है भाई स्पीड, कितनी है भाई स्पीड, ये तो डिस्टेंस हो गया, और ये यहाँ पर स्पीड कितनी है भाई 30 किलोमीटर पर आवर। और अगला बचा क्या, 3 ही बच गया भाई, 3 3 6 3 9, 3 ही बच गया। अब इसमें स्पीड कितनी है भाई 15 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड निकालनी है। अब मैंने बताया हुआ है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 9 किलोमीटर, 9 हो गया टोटल डिस्टेंस, अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन सबको ऐड कर दोगे तभी तो आएगा। बस भाई ऐड कर दो, 3/40, 3/30 प्लस 3/15, ठीक है। अब देखो स्मार्टली क्वेश्चन को किया करो, स्मार्टली स्मार्टली क्वेश्चन को किया करो। कैसे भाई स्मार्टली कैसे कर सकते थे, 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, 3 को बाहर निकालो। 3 को जैसे ही बाहर निकालोगे, यहाँ पर 9 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा भाई, क्या बचेगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/40, 1/30 प्लस 1/15, यही बचेगा भाई। अब यहाँ पर एलसीएम क्या बनेगा 120, तो 120 नीचे की बजाय ऊपर आएगा, डायरेक्ट लिखो। अब यहाँ पर 120 बनाने के लिए 3 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3, यहाँ पर 4 का, अगले में 8 का, तो ये वैल्यू बन गई। तो एवरेज स्पीड जो आपकी आई है, यहाँ से अगर मैं इस वैल्यू को मिटा दूँ, ये वाली वैल्यू अगर मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं एवरेज स्पीड लिखूंगा। एवरेज स्पीड जो आपकी आ गई है वो आ गई है भाई 3 × 120 अपॉन में 8, 4 3 7 8 7 15। इसको मल्टीप्लाई मत करो, अभी कुछ मत करो, अभी इसे ऐसा ही रहने दो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 144 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है मुझे इससे,
तो 144 डिस्टेंस है और स्पीड उसकी इतनी है 3 इंटू 120, और ये जो 15 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। बस काम खत्म हो गया भाई। देखो किस तरीके से 12 से काटोगे 12 12 144 होता है, 3 से काटोगे 3 चौक 12 होता है, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना हो जाएगा भाई 6। 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है भाई, समझ गए। अगला क्वेश्चन करें, अगला करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्त है 62 है। यदि लड़कों का औसत प्राप्त लड़कियों के औसत से 40% अधिक है तो लड़कियों का औसत क्या है। लड़कियों का औसत आपको बताना क्या है। क्या मैंने इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कराया? बिल्कुल कराया है, जाके देखें प्लेलिस्ट में। ठीक है भाई, आगे देखो इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हो। मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं एक मेथड बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि फिर सब बोलेंगे ट्रिक तो बिना पेन उठाए होती है। ठीक है, ट्रिक नहीं है, मेथड है। ठीक है, अब देखो कैसा मेथड है। 40 विद्यार्थी संख्या में 40% लड़के हैं। आपको मैंने बताया नहीं है, यहाँ पर एक बार रेशियो ले लो बॉयज और गर्ल्स का। क्या ले लो? रेशियो। अगर लड़कियां 40% है, बॉयज 60%, तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, मतलब 3:2 हो जाएगा भाई। अब उनकी एवरेज का रेशियो ले लो, जो एवरेज है ना उनका रेशियो ले लो। लड़कों का औसत लड़कियों से 40% अधिक है, तो लड़कियों से 5 है तो लड़कों का कितना है भाई 7। ठीक है, अब क्या करो, अब इनको मल्टीप्लाई करो। वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। 7 या 21 प्लस में 5 दूनी 10। ठीक है, और डिवाइड टोटल वैल्यू कितनी है 3 2 5 डिवाइड बाई 5 यूनिट बराबर है भाई 62 है। ये 62 तो एवरेज है। देखो भाई 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31/5 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 62। 31 दूनी हो जाते हैं 62, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 का मल्टीप्लाई हो गया 5 दूनी 10, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। आपसे पूछा है लड़कियों की औसत। लड़कियों की औसत क्या होगा, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। 50 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आगे समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, जल्दी जल्दी करेंगे। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष हो रही हो और राशि 15,000 अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई हो तो 1% 1 वर्ष साधारण ब्याज का समतुल्य दर क्या होगी। ठीक है, इसकी मैं बताता हूँ भाई, अंग्रेजी बताता हूँ इसको। ठीक है, हिंदी वाले तो समझ गए होंगे और आसान भाषा में भी बता देता हूँ। एक ब्याज दर है 20% पर ईयर पर एनम। ठीक है, और राशि है 15,000 रुपए, और ये लगाई जाती है अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है इस पे। ठीक है, तो बताइए हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया गया आपने 20% पे, तो आप बताइए कि 1% का सिंपल इंटरेस्ट बता दो इसी दर पर। इसी दर पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1 साल का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक बस सिंपल इंटरेस्ट होता है। मतलब ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बता दो, मतलब जितना इसका इंटरेस्ट है उस कितना है उसका इंटरेस्ट। बेसिकली आपको इंटरेस्ट निकालना है, 20% आपकी रेट है और सीआई का आपको 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है। वही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा अगली साल के लिए समतुल्य दर पर। ठीक है भाई, तो अब इसका कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 15,000 का तो यूज भी नहीं था इसमें। अब ये जो 20% पर एनम है तो 6 महीने की, मतलब सेमी एनुअली जो होगी हाफ ईयरली 10% होगी। ठीक है, 10% की रेट होगी, अगले 6 महीने फिर 10% रेट होगी, और सीआई है तो 10 × 10/100 ये भी लगेगा भाई। ठीक है, ये भी लगेगा। तो 10 और 10 कितना 20, और 20 1 0 1 0 ये खत्म, मतलब 21% की वैल्यू होगी। 21% मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, सीआई मिल रहा है। ठीक है, 21% मुझे यहाँ से सीआई मिल रहा है 20% पर सेमी एनुअली। ठीक है, और वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज पे कितना परसेंट मिलेगा। अगर उसमें समतुल्य दर अगर सेम दर हो जाएगी तो 21% मिलेगा। 21% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 21% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। यदि 81 और 256 का मध्य समानुपाती भाग, दोबारा से आ गया भाई मेन प्रोपोर्शनल, तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है मेन प्रोपोर्शनल। एंड 16 और 36 का तृतीय समानुपाती y है, तो x और y का मान ज्ञात करें। देखो एक ही लाइन में कितना आसानी से बताता हूं, मैं बताता हूं। x आपका इसका क्या है, x मीन प्रोपोर्शनल है, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल x की वैल्यू है, तो अंडर रूट ले लो 81 इंटू में 256। ठीक है, तो आपने अभी तक स्क्वायर टेबल वगैरह याद नहीं करी क्या? 81 का रूट क्या होता है 9, 256 का रूट क्या होता है 16। इसको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से y क्या है भाई, तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती मैंने अभी बताई है आपको, पीछे थोड़ा बैक करके देख लेना। 36 इंटू 36 बी स्क्वायर अपॉन में a, यही फॉर्मूला बताया। तो y की वैल्यू ये आ गई। x और y का रेशियो पूछा है, देखो x और y का रेशियो मैं यहीं लगा देता हूँ। y को देखो 36 गुना 36/16 यहीं लगा दिया मैंने, लो y को। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ। 9 से काटो, 9 चौक 36, 4 चौक 16, और 4 से दोबारा काटोगे 4 नाम 36, वैल्यू क्या बच गई 16:9। क्या बच गया भाई 16:9। 16:9 आंसर है। कितने सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन करेंगे।
अमिता स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकती है। जब धारा गति 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे तब उसे एक स्थान से जाने और वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है। तो बताइए आरंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है। आरंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है। देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, अंग्रेजी वालों को भी समझा देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, एक कोई भी अमिता है वो स्थिर जल में, मतलब यू जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे है बोट की स्पीड। ठीक है, और धारा की स्पीड मतलब v की स्पीड 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब वो कह रही है कि एक पॉइंट से वो यहाँ पर गई और दोबारा से वापस भी आ गई। तो एक बार अपस्ट्रीम हो जाएगा, एक बार डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, एक बार धारा के विरुद्ध जाएगी, एक बार धारा के मतलब साथ में चलेगी। तो एक बार तो u प्लस वी स्पीड हो जाएगी, एक बार u माइनस वी। तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन में u प्लस वी जोड़ोगे तो कितना आएगा 7.2 प्लस डी माइनस करोगे कितना आएगा 4.8, और ये टोटल समय लगा है 1 आवर। कितना लगा है भाई 1 आवर का समय लगा है। अब देखो अब आपको यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा 7.2 और 4.8 का। एलसीएम कैसे लोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, या आप फॉर्मूला वो याद है आपको, अगर मल्टीपल याद है तो 48 तिया होते हैं 144 और 72 दुन्नी होते हैं 144। तो 144 आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 140.4। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। अब इसको देखो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 2d, इसमें 3 का 3d बराबर में कितना हो जाएगा 114.4। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी ना 1 को हटके, तो यहाँ से हटा दो इसे, ये इधर पहुंच गया। अब यहाँ से वैल्यू आ गई 5d बराबर में 114.4। डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, तो यह आ जाएगा 2.88। आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 2.88 ही तो डिस्टेंस की वैल्यू। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चलें। चलो भैया आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 20% कम हो और डी ए से 25% अधिक है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, मैंने बताओ इस तरीके क्वेश्चन नहीं कराया, बिल्कुल कराया यार। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, रेशियो बना लो इसका, ए बी से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सब जानते हैं 1/5। अगर बी 5 है तो ए 6 है। ठीक है, बी और सी, बी सी से 20% कम है, अगर सी 5 है तो बी जो है वो 4 है। ठीक है, और फिर डी और ए का रिलेशन है। तो आप ऐसा करो, पहले ए और बी सी का रिलेशन बना लो यहाँ से, ए बी सी का रिलेशन बना लो यहाँ से। कैसे बनाओगे, देखो एक बार बी की वैल्यू 5 आ रही है, एक बार बी की वैल्यू है 4 आ रही है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, बी की 20 हो जाएगी और ए की हो जाएगी 24 और सी की हो जाएगी भाई कितनी 25। ठीक है, अब बोल रहा है डी और ए का रिलेशन, तो डी को यहाँ रख लो, डी और ए का रिलेशन है ना। 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बांधते हैं 1/4। अगर ये 4 की वैल्यू 6 कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा ना, 25% अधिक बोला है। तो ये 4 की जगह वैल्यू कितनी है 24, तो इंटू 6 यहाँ हो रहा है, इंटू 6 यहाँ हो रहा है, 6 पंजे 30, ये 30 कर लो भाई। ठीक है, ये बन गया आपका पूरा रेशियो। अब ऑप्शन उठा लो और ऑप्शन में देख लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। बी डी का 66 सही 2/3% है, बी डी का तो बी की वैल्यू 20 और डी की वैल्यू 30, तो दिख रहा है भाई 2/3 आप सब जानते हैं, 66 सही 2/3%, बिल्कुल आपका पहला ही उत्तर सही हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को आसान वे में। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, एक राशि एक विशिष्ट ब्याज दर पर जब ब्याज वार्षिक समायोजित किया जा रहा हो तो 3 वर्षों में 4460 रुपए और 6 वर्षों में 6690 हो जाती है। तो समान राशि पर 10% प्रति वर्ष दर पर 4 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आता रहता है। ठीक है, पेपर में पहले आते थे 2018 में, अब नहीं आते इस तरीके के क्वेश्चन। रिसेंटली मेरे ख्याल से 2-3 साल से मैंने इस तरीके के क्वेश्चन कोई देखा नहीं है टीसीएस पैटर्न ने दिया हो। ठीक है, पहले आते थे 17-18 के टाइम पे। बता देता हूं मैं आपको, कोई भी मतलब अंग्रेजी वालों को समझा देता हूं। ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल है और उस पर सीआई 3 साल में इतनी हो जाती है और 6 साल में इतनी हो जाती है, तो आपको बताना है कि सेम प्रिंसिपल पे 10% और टाइम इतने देके साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, प्रिंसिपल है और 3 साल में जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है 4460 रुपये, और फिर उसके 6 साल में, ये जो 6 साल में तो वैल्यू आ जाती है भाई 6690। तो मतलब यहाँ से 3 साल की वैल्यू आ रही है। तो देखो कितना कितने गुना हो गया, कितने का फैक्टर चल रहा है, आपको बस इतना देखना होता है कितने का फैक्टर चल रहा है। तो आप क्या करो 6690 को डिवाइड कर दो 4460 से, यही 4460 से डिवाइड करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ से आपको यहाँ पर 2 2 3 का मल्टीपल दिख रहे हैं, इसका ये 2 गुना है नीचे और ये इसका 3 गुना है 3 गुना, तो डिवाइड कर दो, ये 2 गुना और ये 3 गुना। तो मतलब इसका जो है 4460 का 3 साल में 3/2 का रेशियो चेंज हो गया है भाई। 3 साल में 3/2 का हिस्सा चेंज हो गया है, 3/2 का हिस्सा। तो पी का भी तो 3/2 हिस्सा चेंज हुआ होगा 3 साल में, यही तो वैल्यू 4460 है। बस यहाँ से पी निकाल लो, इंटू 2/3,
यही निकल के आएगी। अच्छा जी, आपसे क्या पूछा था, एसआई पूछा था, एसआई पूछा था, ये प्रिंसिपल हो गया, तो मैं यहाँ पे एसआई निकाल रहा हूँ, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट कितनी है 10%, तो यहाँ 10 अपॉन में 100, और ये कितना है भाई, इधर 4 दूनी 8 हो, 9/2 कितना है भाई, 9/2, 9/2, ठीक है। दो दो बार इसको सॉल्व करना, तो 2 से तो 2 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से ये वैल्यू खत्म, 3 तो 6 तिया क्या हो जाता है भाई 18, तो 8 यूनिट डिजिट आने वाली है। 8 यूनिट डिजिट चेक कर लो कहाँ पर आ रही है, ना यहाँ आ रही है, ना यहाँ, ना यहाँ, यहीं आ रही है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में। इस तरीके का क्वेश्चन है, ये पहले आते थे इस तरीके क्वेश्चन, अब नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये वाला करा दिया, और भी मैं पहले वाले क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, पी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, पी किसी कार्य को 15 डेज में पूरा कर रहा है, और क्यू पी से 50% अधिक दक्ष है, मतलब अधिक एफिशिएंट है। मैं इस तरीके क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, क्यू और पी और एफिशिएंसी का रेशियो। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो देखो भाई क्या हो गया, क्यू पी से 50% अधिक है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू सब जानते हैं, 1/2, एक अधिक है, तो मतलब अगर क्यू पी से, पी की वैल्यू अगर 2 है तो क्यू 3 है। ठीक है, अब बस काम खत्म हो गया। पी अगर किसी कार्य को 15 दिन में करता है और एक दिन में उसकी एफिशिएंसी 2 की है, तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई 30, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी 30। अब पी काम करना शुरू करता है भाई, करवाओ शुरू करवाओ, और 3 दिन के बाद करना छोड़ देता है भाई। एक दिन में वो 2 यूनिट करता है, 3 दिन में 6 यूनिट कर देगा, तो मतलब 6 कर देगा, तो बची कितनी भाई 24 यूनिट। 24 यूनिट को क्यू से कराना है, क्यू की एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड दे दो, 8 दिन में वो काम खत्म करके आपके हाथ में रख देगा कि काम खत्म हो चुका है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करें, 11वां क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामानों पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह 75% सामान अंकित मूल्य पर और शेष सामान 80% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि क्या है। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। और इस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस सीरीज में भी कराया है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सीपी और एमपी का रेशियो गिवन है, सीपी और एमपी का रेशियो 40% अधिक है, तो मतलब ये अगर 5 है तो ये वैल्यू 7 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, 40% की वैल्यू होती है 2/5, ठीक है, 2% लगी तो 5 से 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है 75% ऑफ सामान। आप क्या करो, इसमें हमेशा ना क्वांटिटी का रेशियो लिया करो, क्वांटिटी का। 75% की वैल्यू होती है 25 3/4, तो अगर एक 3 है तो एक 4 है, टोटल 4 है, तो मैं बोल रहा हूं कि 4 आर्टिकल वो खरीद के लेके आया, और एक आर्टिकल की कीमत अगर 5 रुपए थी, तो उसका खर्चा जो हो चुका है वो 20 रुपए का हो चुका है। ठीक है, देखो कितनी आसानी से मैं कराऊंगा। 20 रुपए का खर्चा हो चुका है, नहीं हो चुका, 20 रुपए आपकी जेब से जा चुके हैं, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि 75% सामान, मतलब ये जो तीन आर्टिकल हैं, वो जो 3 आर्टिकल वो 7 रुपए पर बेच देता है, 7 मतलब इसी पर एमपी पर बेच देता है। 7 तिया कितने हो जाएंगे, 21, 21 रुपए उसकी जेब में यहाँ से आ गए। अब अगले पे उसने 80% की छूट दे दी, यहाँ से 80% की छूट दोगे तो मतलब 20% वैल्यू ही ले पाओगे। तो 7 दूनी 14, मतलब 1.4 रुपए की बेचोगे, एक यूनिट बेचनी है, तो 1.4 रुपए आपके यहाँ से भी आ गए। तो आपकी जेब में कितना पैसा आ गया, 22.4 रुपए आपकी जेब में से। आपने वैल्यू कितने की खरीदी थी, 20 रुपए की, कितने का लाभ कमा लिया, 2.4 रुपए का, कितने के पे, 20 पे, तो परसेंटेज में कितना, 100%। ठीक है भाई, 20 पंजे 100, 24 पंजे कितने होते हैं 120, तो 12% आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 12% लाभ है, बताओ। मैं कह रहा हूं बहुत ही मेन क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बारी में नहीं समझ में आता है, आप बार बार इस क्वेश्चन को देखो, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 12। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल एक आयतकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। अंग्रेजी वाले समझ लें, जो वृत्त होता है वो होता है सर्कल, और आयत जो होता है वो होता है जी रेक्टेंगल। अब ये कह रहा है कि सर्कल का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, जिसका परिमाप, मतलब रेक्टेंगल का एरिया के बराबर है, और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 400 गिवन है, और लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है, मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो आपको 14 और 11 गिवन है। तो बता दीजिए सर्कल की सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस, ठीक है, परिधि होती है सरकमफ्रेंस, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, वृत्ताकार मैदान, मतलब इसका एरिया बराबर है, तो मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर होगा एल इन टू बी, एल इन टू बी। अब इसका परिमाप 400 मीटर है, परिमाप मतलब ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई 400। अब इनका रेशियो कितना होगा, 14 और 11, 14 11 जोड़ के कितना आता है 25, तो 25x बराबर कितना हो जाएगा 400। 25 चौका होते हैं 100, और 2 से काट लो, 2 दूनी 4, तो मतलब एक यूनिट, एक x की वैल्यू 8 हो गया। क्या हो गया 8, तो मतलब ये कितना है 14 गुना 8, तो एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई ना भाई। तो 14 लेंथ कितनी हो जाएगी 14 इंटू 8, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 11 इंटू 8। अब देखो यहाँ पे करूंगा डायरेक्ट, यहाँ से आर निकालना पड़ेगा मुझे, 2 पाई आर निकालने के लिए, तो आर देखो कैसे निकालोगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर में एल इंटू बी क्या हो जाएगा 14 गुना 11, 14 11 और इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, क्यों इंटू 8 इंटू 8, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू 8 हो जाएगा।
समझ गए। देखो सॉल्व नहीं करना आपको, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत फंस जाओगे। मल्टीप्लाई मत किया करो, टीसीएस ये बोलता है मल्टीप्लाई ना करो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे फंस जाओगे। देखो आप डायरेक्ट सॉल्व करो, 11 दूनी 22, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखो भाई ये 7 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। अब आपको देखो सीधा सीधा फैक्टर बन गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते ना तो आप इसमें फैक्टर पहचान नहीं पाते और आप इसमें स्क्वायर रूट निकालने में भी समय निकाल देते। पहले तो मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने में समय लगाते और फिर स्क्वायर रूट निकालने में समय लगाते। क्यों निकालना, क्यों करना। अब यहाँ पे आपको दिख गया 7 दो बार है, एक बार लिखो, 8 दो बार है, एक बार लिखो, आपकी आर की वैल्यू आ गई 7 8 56। और इसमें कुछ मत करो, 2 इंटू पाई इंटू आर लगा दो, 56, 7 8 56। और 22 कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 832 मतलब 350 52, 352 क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। 12 क्वेश्चन इसके भी समाप्त हो चुके हैं भाई। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन था ये, आपका इलेक्ट्रिकल के 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बताइए आज के क्वेश्चन कैसे लगे। आज के तो प्रीवियस ईयर के थे, क्या मैच कर रहे हैं जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं। और टीसीएस पैटर्न के नए नए क्वेश्चन भी करा रहा हूँ और पुराने वाले भी मैच कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी सीरीज आपको कहीं और डीएफसीसीआईएल के लिए देखने को मिलेगी। आप प्लीज मेरे साथ जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिसका नाम है अभी मैथ्स। और मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बस इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।